दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी कमाल की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस कहानी को लिखा था खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह एक बहुत ही फेमस राइटर थे। उन्होंने इस कहानी को लिखा था अपनी दादी के लिए। वो बोलते हैं कि मेरी दादी दुनिया की बाकी दादियों की तरह बूढ़ी सी थी। जैसे दादियों के चेहरे पर आंखों के पास में झुर्रियां हो जाती है ना, वैसे ही मेरी दादी के भी थी। हमारे घर के ड्राइंग रूम में हमारे दादाजी की एक फोटो लगी हुई है, एक पिक्चर लगी हुई है। उस फोटो में मेरे दादाजी इतने बूढ़े लग रहे हैं, ऐसा लगता है देखने में कि उनके कितने सारे ग्रैंडसन रह चुके होंगे। अब दादाजी तो रहे नहीं, रही सिर्फ दादी। दादी बहुत बूढ़ी है, बाकी दादियों की तरह, जिनके चेहरे पर रिंकल्स हैं। अब लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी दादी एक जमाने में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन मेरे लिए यह मानना थोड़ा मुश्किल है। आज उनका चेहरा देखकर लगता तो नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा था। वो झुक के चलती थी, बिल्कुल वाइट कपड़े पहनती थी, हाथ में एक डंडा लेकर चलती थी और एक माला होती थी उनके हाथ में जो हमेशा जपती रहती थी। मैं अपनी दादी के साथ में ही रहता था, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ में नहीं रहते थे। वो सिटी में रहते थे, हम लोग गाँव में रहते थे। तो मेरे बचपन का ज़्यादातर टाइम मैंने अपनी दादी के साथ में गुजारा था। मेरी दादी ही मुझे उठाती थी, तैयार करती थी, स्कूल भेजती थी। जब वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी ना, तो उस वक्त वो मुंह में कुछ ना कुछ गाती रहती थी। शायद कोई भजन गाती थी। उनकी आदत थी ऐसा सब करना। ये लोग गाते हैं ना, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, इस तरीके से। मुझे मालूम था वो हमेशा मेरे ही सामने वो प्रेयर क्यों गाती रहती थी, ताकि मुझे वो प्रेयर याद हो जाए। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि वो गाती बहुत अच्छा थी। मुझे याद है मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने जाया करती थी और लेके भी वही आती थी, क्योंकि स्कूल के पास में मंदिर था। वो वहाँ पे बैठ जाती थी। हम लोग स्कूल जाते वक्त साथ में कुछ रोटियां ले लेते थे कुत्तों के लिए। वो कुत्तों को रोटियां डालती थी। अब जिंदगी ऐसे ही बहुत खुशहाल चल रही थी। मेरे और मेरी दादी का रिलेशन ऐसे ही चल रहा था, बहुत मीठा। लेकिन सडनली मेरी और मेरी दादी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि हमें सिटी बुला लिया गया। मेरे माँ बाप ने मुझे और मेरी दादी को सिटी में बुला लिया, जहां पर मेरे पेरेंट्स रहते थे। बस ये वो टर्निंग पॉइंट था जब मेरे और मेरी दादी की लाइफ में एक रिलेशनशिप में एक छोटी सी दूरी बढ़ गई। तो हम दोनों के बीच में बातचीत जो पहले हुआ करती थी, जब मैं बच्चा था तो दादी से बात करता था, अब वो बातचीत कम हो गई थी सिटी में जाने के बाद में। मेरा एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हो गया। अब दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, क्योंकि सिटी में बस आती थी मुझे लेने के लिए, मोटर बस आती थी और वही लेकर जाती थी। अब मेरी दादी मुझे पढ़ाने में मदद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब सिटी में इंग्लिश स्कूल था। अब तक मेरी दादी ने मुझे पढ़ाया था, अंग्रेज़ी तो उस बेचारी की समझ में आती नहीं थी, तो वो कैसे पढ़ाती। और अंग्रेज़ी स्कूल में मुझे वो सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी जो मेरी दादी ने मुझे सिखाई थी। वो हिंदू चीज़ों के बारे में मुझे बताती थी, माइथोलॉजीज के बारे में बताती थी, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताती थी जो अंग्रेज़ी स्कूल नहीं पढ़ा पाता था। जब मैंने अपनी दादी को बताया कि मेरे स्कूल में डांसिंग, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो मेरी दादी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला ये किस टाइप का स्कूल है। अब मैं जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। तो हमारे बीच में एक छोटा सा कॉमन लिंक था। एक छोटा सा कॉमन लिंक था, वो रूम जिसमें हम दोनों साथ में रहा करते थे, वो लिंक भी टूट गया। अब मैं बच्चा नहीं रहा था जो अपनी दादी के साथ में रहूं। मुझे एक अलग से रूम मिल गया था रहने के लिए। ये आखिरी लिंक था जो मेरे और मेरी दादी के बीच में था, वो भी खत्म हो गया। मुझे लगा दादी रिएक्ट करेंगी इस चीज पर, लेकिन दादी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने इस चीज को बहुत ही साइलेंटली डाइजेस्ट कर लिया। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आजकल वो बहुत चुप रहा करती थी। वो किसी से कुछ भी बात नहीं करती थी। वो अपना टाइम कैसे पास करती थी, वो एक बरामदे में बैठ जाती थी। शाम के टाइम पे हमारे घर का जो बरामदा था उसमें बैठ जाती थी, और कुछ चिड़िया वगैरह आती थी उस बरामदे में, तो उनको रोटियां खिलाती थी। इस तरह से टाइम पास करती थी। ये चिड़िया उनकी जिंदगी में खुशी का एक जरिया थी, क्योंकि पोता तो लगभग उन्होंने खो ही दिया था। ये चिड़िया ही उनके पास में आती थी, कभी उनके शोल्डर्स पे बैठ जाती थी, कभी उनके पैरों पे बैठ जाती थी, तो कभी कभी उनके सिर पर आकर बैठ जाती थी। ये एक ही टाइम था जब मेरी दादी
अपने दिन को एंजॉय करती थी। अब आगे क्या हुआ, मैं अपनी दादी से थोड़ा और दूर हो गया जब मुझे अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाना था। लेकिन बाहर जाते वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही डर था कि मेरी दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। जब मैं वापस आऊंगा क्या वो जिंदा रहेगी या नहीं। बस यही डर था कि मैं अब्रॉड चला गया और पीछे से दादी की डेथ हो गई तो मैं तो अपनी दादी का चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा। और हो सकता है मैं जब बाहर जा रहा हूं तो दादी को बहुत दुख हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी दादी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं बाहर जा रहा था, देश से बाहर जा रहा था, लेकिन मेरी दादी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाते वक्त मुझे चुपचाप गले लगाया और बाय कह दिया। कितनी अजीब बात थी ना। इस जमाने में हम दोनों में क्या लिंक था, वो लिंक आज एक गुड बाय और एक हग तक सीमित रह गया। मुझे लग रहा था कि मैं उनको आखिरी बार गले लगा रहा हूं और आखिरी बार गुड बाय कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा था जब भी मैं लौट कर आऊंगा शायद वो जिंदा नहीं रहेंगी। बहुत बूढ़ी हो चुकी थी ना, इसलिए। लेकिन 5 साल बाद जब मैं लौटा विदेश से पढ़ाई करके तो मैंने देखा मेरी दादी अब भी जिंदा थी। कमाल की बात तो ये थी कि 5 साल बाद भी आज वो वैसी की वैसी ही लग रही थी। उनमें कोई भी चेंज नहीं आया था। अब उस शाम क्या हुआ दोस्तों, बड़ी अजीब चीज हुई। मेरी दादी ने ढोलक बजाना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरीके से। उस शाम उन्होंने भगवान का नाम भी नहीं लिया था, वो बस बड़ी जोर जोर से ढोलक बजा रही थी। हम सब ने उनको रोकने की कोशिश की और उन्हें पकड़ते ही पता चला कि उन्हें बुखार है, वो बीमार हैं। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उनका आखिरी टाइम करीब आ चुका है। इसलिए उन्होंने सिर्फ ऐसे कहा कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं बस भगवान की याद में इस पूरे दिन को गुजारना चाहती हूँ। मतलब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उनकी डेथ होने वाली है। और उसी दिन मेरी दादी की डेथ हो गई और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, सब शांत हो जाते हैं। हमने उन्हें उनके बेड से उठाया और पूरे रीति रिवाज से जमीन पर लेटाया और एक लाल कपड़े से ढक दिया, जैसा कि हमारे रीति रिवाज में होता है। कुछ घंटों तक हम उनके अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां करने लगे। एक स्ट्रेचर लेकर उनकी बॉडी को लेने गए बरामदे में लाने के लिए। लेकिन जब उनकी बॉडी को हम बरामदे में ला रहे थे ना दोस्तों, गौर से सुनना, उनकी बॉडी को उठाकर जब हम बरामदे में ला रहे थे ना, उस वक्त हम रास्ते में ही रुक गए। हमने क्या देखा, क्योंकि आंगन में, बरामदे में और उनके कमरे तक लगभग हजारों चिड़िया, हजारों छोटी छोटी स्पैरोज इकट्ठी हो गई थी उनकी डेथ पर। और इससे बड़ा ताज्जुब क्या था कि एक भी चिड़िया आवाज नहीं कर रही थी। देखने में लग रहा था जैसे चिड़िया भूखी है, उनको ब्रेड चाहिए इसलिए वो आई है। मेरी मां ने क्या किया, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन चिड़िया के सामने पटक दिए। लेकिन कमाल की बात सुनोगे दोस्तों, एक भी चिड़िया ने उन रोटी के टुकड़ों को हाथ तक नहीं लगाया। फाइनली मेरी दादी को जब अंतिम संस्कार के लिए ले गए, उसके बाद में वो चिड़िया चुपचाप वहां से उड़ गई। और अगली सुबह कूड़ा उठाने वाले ने, यानी सफाई करने वाले ने, उन रोटियों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।